बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ प्रेमचंद के फटे जूते इसके अभ्यास और अन्य महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैंने कोशिश की है कि आसान शब्दों में आपको प्रश्नों के उत्तर दूं। तो आप तैयार हैं प्रश्नोत्तर डिस्कस करने के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन-कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक ने प्रेमचंद के का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे उनके व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं। पहला पॉइंट है, प्रेमचंद आडंबर तथा दिखावापूर्ण जीवन से दूर रहते थे। वे गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे। सेकंड पॉइंट है, प्रेमचंद के विचार बहुत ही उच्च थे। वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे और वे इन बुराइयों से कभी भी समझौता नहीं कर सके। उन्होंने हमेशा अपनी कहानियों के उपन्यासों के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों कुप्रथाओं का विरोध किया था। अगला पॉइंट है, प्रेमचंद ने दूसरों की वस्तुओं को मांगना उचित नहीं समझा। वे अपनी दीनहीन दशा से संतुष्ट थे। फोर्थ पॉइंट है, प्रेमचंद ने समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति लोगों को हमेशा सावधान किया। वे एक स्वस्थ समाज चाहते थे तथा स्वयं भी बुराइयों से कोसों दूर रहने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेमचंद का जीवन सदा ही अभावों में बीता। उन्होंने अपनी स्थिति दूसरों से छिपाए रखी। वे जैसे भी थे उसी में खुश रहने वाले थे। अगला पॉइंट है, वे रास्ते में आने वाली मुसीबतों से बचकर नहीं निकलते थे, बल्कि उनका सामना करते थे और उस पर विजय पाकर आगे बढ़ते थे। ये हुआ पहले प्रश्न का उत्तर। अब आते हैं सेकंड प्रश्न पर। इसमें सही कथन के सामने राइट का टिक करना है, निशान लगाना है। क, बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। बच्चों, ये वाक्य तो गलत है ना, क्योंकि उंगली तो किसमें से निकली थी? बाएं पैर के जूते में से। अगला है, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। सही है? सही है। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। बढ़ाती है या घटाती है? घटाती है ना, तो गलत है। घ है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। अंगूठे से नहीं, अंगुली से इशारा करते हो, तो ये भी गलत हुआ। अब इसका राइट आंसर है, लोग तो इत्र छुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ये बात हरिशंकर परसाई ने कही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। नीचे 3 पंक्तियां दी हुई हैं, उसमें व्यंग्य बताना है कि व्यंग्य क्या छिपा हुआ है, क्या कटाक्ष है। पहली पंक्ति है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। अगली पंक्ति है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। थर्ड पंक्ति है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। अब आते हैं पहली पंक्ति पर। इसमें व्यंग्य है, जूते का स्थान हमेशा पांवों में अर्थात नीचे होता है, क्योंकि जूता असम्मान का प्रतीक है और साथ में ताकत का भी प्रतीक है, सामर्थ्य का। टोपी का स्थान सिर पर रहता है अर्थात सम्माननीय है, पर स्थिति इसके विपरीत है। आजकल लोग अपने सामर्थ्य के बल पर अनेक टोपियों को अर्थात सम्मानित और गुणी व्यक्तियों को अपने जूते पर झुकने के लिए विवश कर देते हैं और लोग अपना स्वाभिमान भूलकर अपना सिर उनके सामने झुकाते भी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि असम्मानित व्यक्तियों के सामने, ताकतवर व्यक्तियों के सामने सम्मानित व्यक्तियों को झुकना पड़ता है। अगली पंक्ति का व्यंग्य है कि लोगों में एक प्रवृत्ति होती है बुराइयों को छिपाने की या उन पर पर्दा डालने की। लोग अपनी बुराइयों को दूसरों के सामने नहीं आने देना चाहते, पर प्रेमचंद ने अपनी बुराइयों को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया। वे भीतर बाहर एक समान थे। दूसरे लोग पर्दे की आड़ में कुछ भी करते रहे हैं।
तीसरी पंक्ति का व्यंग्य है, प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर, उनकी तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने उनकी तरफ हाथ से इशारा भी नहीं किया। उन्हें इतना घृणित समझा कि पैर की उंगली से उसकी ओर इशारा करते हुए दूसरों को भी उससे सावधान किया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? इसका आंसर है, प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। लोग प्राय ऐसा सोचते और करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों के लिए वे अपने विशेष कपड़े रखते हैं, अच्छे कपड़े रखते हैं। प्रेमचंद के पास शायद दूसरी पोशाक नहीं थी। लेखक सोचता है कि सादा जीवन जीने वाला यह आदमी भीतर बाहर सब एक सा है। इसका दोहरा व्यक्तित्व है ही नहीं। इन्होंने कभी भी दिखावे की प्रवृत्ति में विश्वास नहीं किया और ना ही कभी अपने आदर्शों और सिद्धांतों के साथ समझौता किया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5। आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? इसमें हमें लेखक की विशेषताएं बतानी है। देखो, लेखक ने अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को भी खुले मन से स्वीकार किया है। इस प्रश्न का उत्तर है, इस व्यंग्य में हमें लेखक की कई बातें आकर्षित करती हैं। सर्वप्रथम तो लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद का एक शब्द चित्र प्रस्तुत किया है, उनकी विशेषताओं से हमें परिचित कराया है। दूसरे, लेखक ने प्रेमचंद में व्यंग्य तो किया है, पर उसने स्वयं भी को कभी भी व्यंग्य से अलग नहीं रखा। तीसरा, लेखक को मानव जीवन की अत्यंत गहरी समझ है। उसने जीवन के दुख सुख को अत्यंत निकट से देखा है। और चौथा, लेखक सामाजिक बुराइयों तथा कुरीतियों के प्रति भी सजग है। उसने व्यंग्य के माध्यम से इन पर भी प्रहार किया है। अगला प्रश्न है, इस पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? इंगित का अर्थ होता है बच्चों संकेत करने के लिए। उत्तर है, टीला रास्ते में आने वाला वह अवरोध है जिसको लांघना कठिन होता है। यह व्यंग्य में टीला शब्द का प्रयोग प्रेमचंद के जीवन में आने वाली सामाजिक कठिनाइयों के लिए किया गया है, जिसे पंडित, पुरोहित, मौलवी, जमींदार आदि समाज के कथित ठेकेदारों ने खड़ी की है। इनके कारण ही ऊंच नीच की भावना, जाति पाति, छुआछूत, बाल विवाह, शोषण, बेमेल विवाह, अमीर गरीब की भावना आदि जो कुप्रथाएं हैं, टीले के रूप में खड़ी होकर विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं। अब आते हैं रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग्य लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप खुद भी और तरीके से लिखने का प्रयास जरूर कीजिए, पर मैंने फिर भी एक आंसर दिया है। मेरे घर के पास में एक डॉक्टर साहब रहते हैं। उनकी डिग्री के बारे में लोगों को आज तक नहीं पता लगा, क्योंकि उनसे पूछने पर एक ही जवाब मिलता है कि डिग्री से इलाज नहीं होता, इलाज होता है अनुभव से। तुम मेरा अनुभव देखो, सचमुच उन डॉक्टर साहब को मैंने जब भी देखा होगा, वे हमेशा ही अपने गले में स्टेथोस्कोप लटकाए रखते हैं। उनसे इलाज से पहले वे अपने अनुभव की चर्चा करते हैं, फिर अपनी अति व्यस्तता बताते हुए कहते हैं, जल्दी करो, मुझे कई मरीज देखने बाहर जाना है, जबकि वे अपना क्लिनिक छोड़कर बाहर नहीं निकलते हैं। बात करने पर ऐसा लगता है कि बराक ओबामा के बाद सबसे व्यस्त आदमी वही हैं, और उनकी व्यस्तता सुनकर मरीज दोबारा उनके पास नहीं आते, पर उनकी व्यस्तता कम होने का नाम ही नहीं लेती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है? आज के समय में लोगों की सोच और दृष्टिकोण में काफी बदलाव आ गया है। लोग प्रथम मुलाकात में व्यक्ति का स्वागत सत्कार उनकी वेशभूषा देखकर ही करते हैं। आज गुणी से गुणी व्यक्ति भी अच्छे कपड़ों के अभाव में आदरणीय नहीं बन पाता है। ऐसे में लोग अपनी वेशभूषा के प्रति विशेष रूप से सजग हो गए हैं।
लोग अपनी हैसियत जताने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगा है। अब तो ऐसे भी छात्र-छात्राएँ मिल जाएँगे जिन्हें पढ़ाई की चिंता कम, अपने आधुनिक फैशन वाले कपड़ों की अधिक रहती है। संपन्न वर्ग को ऐसा करते देख मध्यम और निम्न वर्ग भी वैसा ही करने को ललायित हो उठा है। बच्चों, ये तो थे रचना व्यक्ति के उत्तर। अब आते हैं जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। उनमें कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हैं। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद फोटो में कैसे नजर आ रहे थे? यानी कि जो फोटो हरिशंकर परसाई जी के सामने था उसमें वो कैसे दिख रहे थे? फोटो में प्रेमचंद अत्यंत साधारण सी वेशभूषा में नजर आ रहे थे। उनके साथ में उनकी पत्नी थी। वे कुर्ता धोती पहने, सिर पर टोपी लगाए थे। पाँवों में कैनवस के बेतरतीब बंद वाले जूते थे, जिनकी लोहे की पतरी गायब थी। उन्हें किसी तरह बांध लिया गया था। बाएं पैर के फटे जूते से उनके पैर की अंगुली दिख रही थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। रास्ते में पड़ने वाले टीले के विषय में के और प्रेमचंद के और औरों के दृष्टिकोण किस प्रकार भिन्न है? इस प्रश्न का उत्तर है, रास्ते में पड़ने वाले टीले के विषय में प्रेमचंद और लेखक के दृष्टिकोण में मुख्य अंतर यह था कि प्रेमचंद उस टीले को हटाने के लिए उस पर ठोकर मारते रहे। भले ही ऐसा करते हुए उनका जूता फट गया, पर लेखक उस टीले से बचकर निकल जाने वालों में था। अर्थात प्रेमचंद सामाजिक कुरीतियों से लड़ने वाले थे, जबकि लेखक उनसे समझौता करने वालों में थे। प्रश्न नंबर 3। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में प्रेमचंद और होरी की किस कमजोरी की ओर संकेत किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है, इस पाठ में प्रेमचंद और होरी दोनों की एक ही कमजोरी की ओर संकेत किया गया है। वह कमजोरी है नेम धर्म का पक्का होना, यानी कि नियम और धर्म का, आदर्शों और सिद्धांतों का। दोनों ने कभी भी धर्म के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। वे अपने मूल्यों से कभी नहीं भटके। अपनी अपनी मर्यादाओं की रक्षा के लिए वे दोनों ही आजीवन मुसीबत झेलते रहे। हमेशा जीवन संघर्ष भरा रहा, प्रेमचंद का भी और होरी का भी। अगला प्रश्न है, लेखक प्रेमचंद के जूते देखकर क्यों रो पड़ना चाहता है? इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक प्रेमचंद की वेशभूषा और जूते देखकर इसलिए रो पड़ना चाहता है क्योंकि इतना महान लेखक होने के बाद भी प्रेमचंद बदहाली की स्थिति से गुजर रहे थे। उनके पास विशेष अवसर पर पहनने के लिए अच्छे कपड़े और जूते भी नहीं थे। लेखक उनकी स्थिति से उत्पन्न दुख को अपने भीतर तक महसूस कर रो देना चाहता है। कि लेखक को लगता है कि जिसे जनता का लेखक कहा जाता है, जिन्होंने अपना पूरा साहित्य जनता के लिए, जनता के बारे में लिखा, उसके पास इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि वो एक जूते भी खरीद सके, एक जोड़ी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। लेखक ने प्रेमचंद को साहित्यिक पुरखा क्यों कहा है? पुरखा किसे कहते हैं? जो पूर्वज होते हैं, स्पष्ट कीजिए। लेखक ने प्रेमचंद को साहित्यिक पुरखा इसलिए कहा है क्योंकि प्रेमचंद अपने समय के लेखकों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान रखते थे। वे यथार्थवादी लेखक थे। उन्होंने अपने आसपास देश, काल और समाज की स्थिति का सच्चा तथा वास्तविक चित्रण अपने लेखन में किया है। उनका लेखन इतनी उच्च कोटि का होता था कि वह बहुत अच्छा लिखने वालों की तुलना उनसे की जाती थी। उन्होंने जिन विषयों पर लेखनी चलाई, उनकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। वे दूरदृष्टा भी थे, जिन्हें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का अच्छा ज्ञान था। अगला प्रश्न है, तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस प्रश्न का उत्तर है, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने साहित्यकार प्रेमचंद की गरीबी एवं खराब स्थिति पर व्यंग्य किया है। प्रेमचंद उच्च कोटि के साहित्यकार थे, जिन्हें टोपी की तरह सिर पर धारण किया जाना चाहिए था, अर्थात उन्हें भरपूर सम्मान मिलना चाहिए था। पर समाज में टोपी की बजाय जूते की कीमत अधिक आंकी जाती थी, इसलिए वे सम्मान के पात्र नहीं बने। उन्हें मान सम्मान दिया जाता था। यहाँ ये स्थिति है कि टोपी को जूते के सामने झुकना पड़ता है।
प्रेमचंद उच्च कोटि के साहित्यकार होने के बाद भी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने में विवश थे। वे गरीबी में जीवन यापन